11 अप्रैल 2021 झारखंड के टाटानगर तिस्ता रोड के मकान नंबर 99 में रात करीब 9 बजे दीपक कुमार के घर में पार्टी चल रही थी। बीवी बच्चों समेत उसका साला आनंद भी मटन खा रहा था। हंसी खुशी का माहौल था। तभी आनंद दीपक के पैर छूते हुए बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ जीजा जी, बहुत बढ़िया मटन बना था। कल से तो नवरात्रि है, कल से नॉनवेज बंद। दीपक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तभी तो आज पार्टी की। चलो कल मिलते हैं। अगले दिन सबको ऑफिस और स्कूल जाना था तो सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। लेकिन आधी रात हुई तो दीपक की नींद टूट गई। वो हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा कि नजदीक में उसकी बीवी सो रही है तो उसने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फहराया और चुपचाप हॉल में चला गया। अब वो अंधेरे में ही एक बैग में कुछ ढूंढने लगा। तभी उसके हाथ एक चीज आई तो वो बुदबुदाया, हाँ इससे काम हो जाएगा। फिर अपने बेडरूम में चला गया। वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक हथौड़ा था। उसने उस हथौड़े को 3 बार प्रणाम किया, फिर सोती हुई अपनी बीवी के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। वीना ने चीखने की कोशिश की तो दीपक ने तकिए से उसका मुंह दबा दिया और हथौड़े से मारकर उसका सिर फोड़ दिया। अब वीना का छटपटाना भी बंद हो गया। फिर दीपक वो खून से रंगा हथौड़ा लिए वापस हॉल में आकर सोफे पर बैठ गया। कुछ देर आराम किया, फिर अपना हथौड़ा उठाया और अपनी बच्चियों के कमरे की तरफ गया। कमरे में जाते ही उसने अपनी 14 साल की बेटी श्रावणी का माथा चूमा और फिर हथौड़े से उसका सिर फोड़ डाला। ये सब उसकी 8 साल की बेटी शानवी भी देख रही थी तो दीपक ने उसको भी नहीं छोड़ा। दीपक ने अपने ही हाथों से अपने परिवार को मार डाला था। इस कत्लेआम के बाद दीपक ने टाइम देखा तो सुबह के 5 बज गए थे। उसने गुस्से में हथौड़ा फेंका और बोला, आज तो लेट हो गया, फटाफट नहाकर पूजा पाठ कर लेता हूँ। अब सुबह के 7 बज गए। उसने अपनी बुलेट उठाई और आनंद के घर शास्त्री नगर चला गया। फिर 2 घंटे बाद वापस लौटा। घर लौटते ही उसने अपने दोस्त रोशन को फोन किया। घर आ जाओ, लंच साथ करेंगे। ठीक 2 घंटे बाद घर में एकदम शांति थी। तभी एक तो स्कूटर के हॉर्न की आवाज और किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। श्रावणी बेटा, शानवी बेटा, जल्दी आ जाओ। वो 21 साल की रिया घोष थी जो बच्चों की ट्यूशन टीचर थी और अक्सर उनको स्कूल छोड़ने जाती थी। रिया जैसे ही आई, दरवाजा खुला था तो उसने देखा पूरे हॉल में खून ही खून फैला था और दीपक अपनी पत्नी की लाश को चादर में लपेटने की कोशिश कर रहा था। वो दबे पांव पीछे हुई तो दरवाजे की आवाज से दीपक ने उसको देखा और सकपका गया। दीपक तुरंत रिया की तरफ भागा। रिया का मुंह दबाकर अंदर ले आया और दरवाजा बंद कर लिया। अब वो उसका मुंह दबाए ही किचन की तरफ चला गया। वहाँ से उसने चाकू उठाया और रिया को धमकाने लगा, एक शब्द भी बोला ना तो तुझे यही काट दूंगा। फिर वो उसे अपने कमरे में ले गया जहाँ उसकी बीवी वीना की लाश पड़ी थी। दीपक ने रिया को पलंग पर बिठाया, टेप से उसके हाथ पैर बांधे, मुंह पर तकिया रखा। रिया छटपटा रही थी लेकिन दीपक ने कसकर उसका गला दबा दिया और कुछ देर बाद रिया की सांसें थमी। लेकिन दीपक रुका नहीं। वो लाश को खींचते हुए बाहर ला रहा था तभी उसकी जीन्स खिसक गई। ये देखकर दीपक बहक गया और उसने रिया की अर्धनग्न लाश के साथ बलात्कार किया। वो फिर वॉशरूम गया, अपने कपड़े बदले और बड़े आराम से आकर हॉल में बैठ गया और बड़बड़ाने लगा, मारना दो को था, मर गए सभी, क्या ही फर्क पड़ता है, अब उसको भी मारूंगा। हाँ। अब उसने टाइम देखा तो 12 बज चुके थे। वो फिर हड़बड़ाकर उठा और बोला, अब इस लड़की की लाश का क्या करूं? रोशन आएगा तो देख लेगा। फिर दीपक ने रिया की लाश को पलंग के बॉक्स में ठूस कर बंद कर दिया। 12 अप्रैल 2021 दोपहर करीब 2 बजे रोशन अपनी पत्नी मौनी और 1 साल की बेटी आराध्या साले अंकित के साथ दीपक के घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही दीपक थोड़ा सकपका गया मगर बोला, अरे तुम लोग भी साथ आ गए। अच्छा किया, वैसे भी सब रांची गए हैं। कुछ देर बाद मौनी और रोशन बेटी का डायपर बदलने चले गए तो अंकित ड्राइंग रूम में बैठा मोबाइल में गेम खेलने लगा। लेकिन तभी दीपक ने अचानक अपना हथौड़ा उठाया और अंकित के सिर पर दे मारा। बचाओ, मामा ने मार दिया। आवाज सुनते ही रोशन और मौनी भी हॉल में आ गए तो दीपक ने अंकित को छोड़कर रोशन के भी सिर पर हथौड़ा दे मारा। इतना देखते ही बेटी को गोद में लेकर मौनी चीखते हुए घर से बाहर निकल गई।
बचाओ बचाओ, इसने मेरे भाई और पति को मार दिया। घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। जैसे तैसे खून से लथपथ रोशन और अंकित भी बाहर आ गए तो दीपक घर से बाहर निकला और सफाई देने लगा। अरे कुछ नहीं हुआ, बस बिजनेस को लेकर थोड़ी बहस हो गई, गुस्से में हाथापाई भी हो गई। अभी अस्पताल ले जाकर सबका इलाज करवा देता हूँ। उसने दोनों घायलों को कार में बिठाया और खुद बुलेट से पीछे चलने का बहाना बनाकर निकल गया। लेकिन जब सब THS हॉस्पिटल पहुंच गए तो दीपक वहां नहीं पहुंचा था। डॉक्टरों ने अंकित को ICU में भर्ती किया। रोशन की हालत थोड़ी ठीक थी। होश में आने पर उसने दीपक के साले आनंद साहू को फोन किया और सब बता दिया। आनंद सुनकर सन्न रह गया। सोचने लगा, सुबह तो दीपक घर आया था, गहने रखने की बात कर रहा था। वीना के भाई आनंद ने दीपक के खिलाफ 6 धाराओं में FIR लिखाई, जिनमें हत्या, रेप और सबूत मिटाने जैसे गंभीर मामले थे। उसी रात 11 बजे इंस्पेक्टर THS हॉस्पिटल पहुंचे। स्ट्रेचर पर रोशन घायल पड़ा था लेकिन होश में था। उसने दीपक के साथ अपना रिश्ता बताया। कहा, साहब हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि दीपक का हाईवा ट्रक मेरे ही अंडर चलता था। अचानक दीपक ने उस दिन लंच पर बुलाया और फिर हमें हथौड़े से मारने की कोशिश की, पता नहीं क्यों। तभी इंस्पेक्टर ठाकुर को याद आया कि सुनार से पैसे मिलने पर दीपक उन्हें बैंक में जरूर जमा करेगा। ऐसे में उन्होंने HDFC बैंक के जोनल मैनेजर को अलर्ट कर दिया। 4 दिन बाद धनबाद के HDFC ब्रांच में एक आदमी ने 1.5 लाख रुपए जमा किए। कैशियर ने जैसे ही कंप्यूटर में एंट्री की, दीपक कुमार का नाम आ गया। कैशियर ने फौरन जमशेदपुर जोनल मैनेजर और पुलिस को जानकारी दी। बैंक की नाकाबंदी हुई और इंस्पेक्टर ठाकुर ने दीपक को वहीं से गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर ने सख्ती से दीपक से पूछताछ शुरू की। तुमने अपनी पत्नी और बच्चों को क्यों मारा? दीपक ने पहले रोशन पर आरोप लगाए लेकिन फिर टूट गया। बोला, हाँ मैंने ही मारा। अफसोस है मेरा परिवार खत्म हो गया और वो रोशन बच गया। उसका मामा प्रभु मेरे बचपन का दोस्त था। हमने मिलकर 17 लाख की हाईवा गाड़ी खरीदी, लेकिन बाद में दोनों ने मुझे धोखा दे दिया। मेरे ऊपर 10 लाख का कर्ज हो गया। तभी मैंने दोनों को मारने की ठानी। इतना कहते ही वो रोने लगा और बोला, मुझे पता था कि मैं जेल जाऊंगा और फांसी हो सकती है। मेरे बाद मेरा परिवार भटकता, उन्हें हत्यारे का घर वाला कहा जाता। इसलिए मैं तय कर चुका था। मैंने मर्डर का तरीका समझने के लिए पाताल लोक और असुर जैसी सीरीज भी देखी, फिर सबको मार दिया। तभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। इसमें लाश से रेप वाली बात लिखी थी। इंस्पेक्टर ने दीपक से घूरते हुए पूछा, तेरे प्लान में ट्यूशन टीचर को मारना और रेप करना भी शामिल था, बता। दीपक इस बात पर चिढ़ गया और बोला, अरे वो अचानक आ गई, उसने सब देख लिया था। चीखने लगी तो मैंने मार दिया। फिर लाश खींचते वक्त उसके कपड़े हट गए थे तो मेरी नीयत खराब हो गई। वो रोशन, वो भी पूरे परिवार के साथ आया, अकेला नहीं। अकेला आता तो नहीं छोड़ता उसको। उसी चक्कर में सब कुछ तबाह कर दिया। पुलिस ने 16 अगस्त 2021 को चार्जशीट दाखिल की। 2 साल मुकदमा चला। दीपक के खिलाफ दलील देते हुए कोर्ट में सरकारी वकील राजीव रंजन बोले, जज साहब, इस आदमी ने हथौड़े से अपने ही परिवार को कुचल डाला, लाश के साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने कोर्ट में खून से लथपथ मासूम बच्चियां, पत्नी और रिया की फोटोज दिखाते हुए कहा, जज साहब, ये दृश्य देखकर मैं रातों को सो नहीं पाया। एक बाप अपनी बच्चियों को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है? बचाव पक्ष के वकील ताना देते हुए बोले, जज साहब, मेरे मित्र तो ऐसे सुना रहे हैं जैसे खुद मौके पर थे। मेरे मुवक्किल ने पुलिस के दबाव में आकर बयान दिया है। इस पर एडवोकेट राजीव रंजन गुस्से में बोले, माय लॉर्ड, 25 गवाह, साइंटिफिक सबूत और फॉरेंसिक रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती। दीपक ने खून से सने कपड़े धोए, नहाया, फिर पूजा कर पत्नी के गहने बेचे। रिया की बॉडी, गमछे और बेडशीट पर उसका सीमेंट मिला। लाश से रेप हुआ है। ये अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। 1 अप्रैल 2023 को स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा ने फैसला सुनाया। आरोपी दीपक ने प्लान बनाकर पत्नी और मासूम बेटियों को मार दिया। एक तरफ घर में लाशें पड़ी थी, दूसरी तरफ आरोपी पावर टैबलेट लेकर रिया की लाश से दुष्कर्म कर रहा था। ये शैतानियत है। दीपक राकेश का इंतजार कर रहा था ताकि उसे भी मार सके। जेल में भी उसने सिलेंडर फेंक कर साथी कैदी की जान लेने की कोशिश की। ऐसा आदमी समाज में रहने लायक नहीं है। दीपक कुमार को मृत्यु दंड दिया जाता है।